रहते थे हमारे। जैसे एक तो हमारा रहता था क्वेश्चन नंबर 97। इसमें हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन क्लासिकल थ्योरी एंड केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको ध्यान होगा आपने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी जो कि प्रोफेसर जेबी से ने दी थी। और क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या था, ध्यान है क्लासिकल थ्योरी में क्या था और केन्स के अकॉर्डिंगली क्या है। दोनों पढ़ चुके हो आप। क्लासिकल के अकॉर्डिंगली था कि कंट्री में ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल। जबकि केन्स के अकॉर्डिंगली क्या था कि कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता बल्कि एम्प्लॉयमेंट लेवल वहां डिसाइड होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी इक्वल हो सकते हैं। दूसरी चीज, क्लासिकल का मानना था कि कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल सिचुएशन है, जबकि केन्स ने क्या कहा कि कंट्री में अंडर एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल सिचुएशन है। और केन्स यहाँ पे ज्यादा सही है ना। फिर क्लासिकल का क्या मानना था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि कुछ भी प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसकी डिमांड हो जाएगी, सामान मार्केट में बिक जाएगा तो प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे और इस तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। लेकिन केन्स का ये बिलीव नहीं था, केन्स का बिलीव इसका अपोजिट था। केन्स ने कहा था डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, यानी कि जिस चीज की डिमांड होगी सप्लाई तभी की जाएगी। इसका मतलब अगर कंट्री में डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन नहीं करेंगे, यानी कि सप्लाई नहीं होगी। ठीक है। फोर्थ, क्लासिकल का यह मानना था कि कंट्री में क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है तो गवर्नमेंट को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नो गवर्नमेंट इंटरफेयर। ठीक है। लेकिन केन्स का क्या कहना था कि कंट्री में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। पांचवा, क्लासिकल की थ्योरी लॉन्ग टर्म के ऊपर बेस्ड थी, ये लॉन्ग टर्म थ्योरी थी। जबकि केन्स ने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई थ्योरी दी जाती है तो वो यूजलेस है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो कुछ भी नहीं रहेगा, हम लोग भी नहीं रहेंगे, है ना। तो कोई भी थ्योरी जो बनाई जानी चाहिए वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जानी चाहिए। तो केन्स की थ्योरी शॉर्ट टर्म थ्योरी थी। ठीक है। फिर क्लासिकल का ये मानना था कि अगर मान लो किसी को जॉब नहीं मिल रही है, कोई वर्कर है, जैसे सपोज मान लो मिस्टर ए, इसको जॉब नहीं मिल रही इनको, तो अगर ये कम सैलरी में काम करना एक्सेप्ट कर ले तो कहीं ना कहीं तो इनको जॉब मिल जाएगी ना, यानी कि वेज रेट कम करके जॉब मिल सकती है। वेज कम कर देंगे, यानी कि सैलरी अगर हम कम सैलरी पे काम करना एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन केस ने कहा कि ऐसा नहीं है। आप सोच के देखो कि अगर एक आदमी को जॉब नहीं मिल रही, वो कम पैसों में काम करने को तैयार होता है तो उसको तो चलो मिल जाएगी, लेकिन कंट्री में तो करोड़ों लोग हैं, अगर सबके सब कम पैसों में काम करने को रेडी हो जाए तो क्या सबके लिए इतनी जॉब्स अवेलेबल हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी ना। तो केन्स ने कहा था कि अगर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड ज्यादा होगा तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसा केन्स का मानना था। क्लियर है? एक बार रीड कर लो क्लासिकल थ्योरी एंड केन्सियन थ्योरी के बीच में डिफरेंस क्या है। एक हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बच गया था, नहीं 15 भी बचा था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 था फीचर्स ऑफ एपीसी। और एपीसी आप जानते हो, एपीसी का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। इसके क्या फीचर्स होते हैं? देखो इसके फीचर्स तो आप खुद से बना के लिख दोगे, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। आप याद करो केन्स ने क्या बताया था, अगर इनकम जीरो है तो क्या कंजम्पशन जीरो होगा?
कुछ ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक मिनिमम कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा ना, जिसको केन्स ने क्या नाम दिया था, ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि जीरो इनकम पे भी होता ही है। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी, मान लो इनकम 100 रुपीज हो जाती है, 200 हो जाती है, 300 हो जाती है, इनकम बढ़ती चली जाती है, 400, 500, इस तरीके से इनकम बढ़ती चली जा रही है। तो क्या कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगा एट एवरी लेवल ऑफ इनकम? ऐसा तो नहीं है। जब इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन केस ने एक बात बताई थी, अगर हमारी इनकम सपोज 100 रुपीज इंक्रीज हुई, देख रहे हो ना, 100 रुपीज इंक्रीज हुई, तो हम इस इंक्रीज इनकम में से कुछ पैसे सेव करने की कोशिश करेंगे। मतलब सारा का सारा कंजम्पशन नहीं करेंगे। सपोज हम कंजम्पशन कर लेंगे 110 कंज्यूम कर लेंगे, और इनकम बढ़, यहाँ देखो, कंजम इनकम कितनी बढ़ी 100, लेकिन कंजम्पशन कितना बढ़ा यहाँ पे 70 रुपीज, है ना। ये 100 इंक्रीज हुआ, लेकिन कंजम्पशन उतना इंक्रीज नहीं हुआ, इनकम में इंक्रीज से कम इंक्रीज हुआ है। मतलब यहाँ पे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ले रहे हैं 70%, यानी कि 70% हमारी इनकम कंज्यूम हो रही है। हमने यहाँ पे एजम्पशन ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप। एजम्पशन ले रहे हैं कि एमपीसी 70% है, या 0.7 भी बोल सकते हैं। फिर से इनकम 100 इंक्रीज हुआ, तो फिर से हमारा कंजम्पशन 70 रुपीज और इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180। इस तरीके से 100 इनकम इंक्रीज होती जाएगी, तो कंजम्पशन, अब सोचो क्या हर बार इतना ही इंक्रीज होगा, या वेरी हाई लेवल इनकम पे जो कंजम्पशन इंक्रीज होगा वो थोड़ा कम इंक्रीज होगा? बताओ। अगर मान लो एक गरीब आदमी है, उसकी इनकम अगर 1,000 रुपये बढ़ती है, तो वो 1,000 रुपये में से हो सकता है 900 रुपये खर्च कर दे, ठीक है ना। लेकिन टाटा है, टाटा की अगर इनकम मान लो 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा हो जाती है, तो क्या कंजम्पशन कुछ बढ़ेगा? उसकी तो पहले से ही सारी जरूरतें पूरी हो रही है, तो फिर कंजम्पशन अब नहीं बढ़ पाएगा। तो ये एमपीसी क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ 70 इंक्रीज हुआ था ना, तो यहाँ 60 करना चाहिए हमें, यानी कि 170। ये अब की बार 60 इंक्रीज हुआ, क्योंकि ज्यादातर जरूरतें तो पहले ही पूरी हो गई। फिर 100 इंक्रीज हुआ, तो अब की बार 50 ही इंक्रीज होगा ये। फिर अब की बार 40 इंक्रीज होगा, जैसे 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 260, 30 इंक्रीज होगा 290। अच्छा, अब एपीसी निकाल सकते हैं हम। एपीसी क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, यानी कि 40/0, तो इन्फिनिटी। फिर 110/100, कितना आ जाएगा 1.1। 170/200, कितना आ जाएगा 85। फिर 220/300, कितना आएगा? इस तरीके से देख रहे हो, ये कम और कम और कम होता चला जा रहा है ना। यानी कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकले, क्या फीचर्स निकले एपीसी के? एपीसी का पहला फीचर निकला, जब इनकम जीरो होगी तो एपीसी कितना होगा, इन्फिनिटी, है ना। दूसरा कंक्लूजन निकला, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे एपीसी क्या होता चला जाएगा, देख रहे हो, कम होता चला जा रहा है। इतना नोट कर लीजिए। 17 कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने कहा कि जो इनकम है, इनकम सपोज जीरो है, तो कंजम्पशन तो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन तो करना ही पड़ता है ना सरवाइव करने के लिए। सपोज 30 रुपीज किया, और अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, लेकिन इनकम में इंक्रीज होने से कम इंक्रीज होता है। कितना यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 100, यहाँ कितना इंक्रीज हुआ केवल 90 रुपीज। 100 रुपीज इनकम और इंक्रीज हो जाती है, तो अब की बार 80 इंक्रीज होगा, और 100 इंक्रीज हो जाती है, तो अब की बार 80 भी इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि और कम 70 इंक्रीज होगा। मतलब ये हर बार कम रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्यों?
क्योंकि हमारी ज़रूरतें तो पहले ही पूरी हो गई थी, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे खर्च करेंगे, मतलब इनकम जैसे-जैसे बढ़ेगी, हम सेविंग भी तो करना शुरू कर देंगे ना। 670 इंक्रीज़ होगा तो आपके पास 60 इंक्रीज़ होगा, तो कितना हो जाएगा 330। देख रहे हो, इनकम हर बार 100 बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन 100 से कम रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं पहले ही। अब यहाँ पे अगर हम निकाल लें एमपीसी, और एमपीसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे तो चेंज है ही नहीं इनिशियल पॉइंट पे, यहाँ पे चेंज कितना है कंजम्पशन में, 90 रुपीज, अपॉन में इनकम में चेंज कितना है 100 रुपीज, कितना आ रहा है 0.9। फिर कंजम्पशन में चेंज कितना है 80 रुपीज, इनकम में 100 रुपीज का चेंज है, देख लो 100 से 200 हुई तो 0.8। फिर कितना आ रहा है 70/100, यानी कि 0.7। फिर 60/100, यानी कि 0.6। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। समझ में आई ये बात? मीन्स व्हेन इनकम इंक्रीजेस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टेंड्स टू फॉल। इसे नोट कर लीजिए, 17th का आंसर रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं हम, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको करने से पहले आप याद करो, आपने एक पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन। क्या था कंजम्पशन फंक्शन? सी बार प्लस बी वाई, ठीक है ना, यही पढ़ा था ना कंजम्पशन फंक्शन में। यहाँ पे सी क्या था हमारा, कंजम्पशन, और सी बार क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और बी था हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड वाई था हमारा इनकम। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 21 में सेविंग फंक्शन क्या होता है। अब सेविंग फंक्शन का ध्यान से समझो। आप जानते हो कि सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस कंजम्पशन। यानी कि अगर इनकम मान लो 100 रुपीज है, और 100 रुपीज की इनकम में से 70 रुपीज कंज्यूम हो गए, तो सेविंग कितना होगा, 100 में से 70 माइनस करो, 30 रुपीज सेविंग आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। इनकम की जगह मैंने इनकम एज इट इज रहने दिया, माइनस साइन एज इट इज लगाया। कंजम्पशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कंजम्पशन होता है सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, तो इस कंजम्पशन की जगह मैंने लिख दिया सी बार प्लस बी वाई। रीजन, बिकॉज सी होता है सी बार प्लस बी वाई। अच्छा, फिर ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है, वाई माइनस ये सी बार बाहर, क्योंकि माइनस है ब्रैकेट के, माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस प्लस ये भी माइनस का होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, सी वाली टर्म पहले लिख ली, और ये y है ना, y वाली टर्म बाद में लिख ली। ये भी y वाली टर्म है,
इक्वल टू माइनस सी बार। अच्छा वाई दोनों में है, तो वाई जब दोनों में तो कॉमन ले सकते हैं हम, और कॉमन लेंगे वाई तो यहाँ क्या बच जाएगा, वाई की जगह 1, और माइनस बी वाई है ना, तो ये क्या बन जाएगा, बी वाई कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, ये बात मैथ्स में आपने पढ़ी भी होगी, बिकॉज वाई माइनस बी वाई इक्वल टू होगा 1 माइनस बी अपॉन बी इंटू वाई। ये आ गया हमारा सेविंग फंक्शन, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। देखो बेटा किसी को कोई डाउट है तो नोट कर लो इसे। क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप के हैं, बहुत ध्यान ध्यान से समझना। फीचर्स ऑफ एपीएस यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसके फीचर्स समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप सोचो कि अगर इनकम जीरो जीरो है तो क्या कंजम्पशन भी जीरो होगा? हम जानते हैं मिनिमम कंजम्पशन तो होगा ही होगा। सपोज 30 है और ये सारे फिगर्स ना करोड़ में है, और अगर इनकम इंक्रीज होती रहे एवरी टाइम 100 करोड़ रुपीज इनकम इंक्रीज हो रही है, तो बताओ क्या कंजम्पशन भी एवरी टाइम 100 करोड़ ही इंक्रीज होगा? ऐसा तो नहीं है। हम जानते हैं केन्स ने बताया था कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज तो होता है, लेकिन जितनी इनकम इंक्रीज हुई है ना, कंजम्पशन उससे कम इंक्रीज होता है। तो सपोज मैंने कहा कंजम्पशन यहाँ पे इंक्रीज हुआ कितना, 90 रुपीज इंक्रीज मान लेता हूँ, चलो तो हो गया 120। ठीक है, ये 100 इंक्रीज हुआ था, 100 रुपीज इनकम और बढ़ जाए तो क्या फिर से हमारा कंजम्पशन 90 बढ़ सकता है? आप सोचो ना, ज्यादातर जरूरतें तो पहले ही पूरी हो गई। अब इनकम अब की बार अगर 100 बढ़ेगी तो कंजम्पशन अब की बार 90 रुपीज इंक्रीज नहीं होगा, सपोज 80 रुपीज इंक्रीज होगा। तो 80 इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 80 200। और इनकम बढ़ती है तो हम थोड़ा सा ही और खर्च करेंगे, अब की बार 80 रुपीज भी खर्च नहीं करेंगे, इस 100 इनकम में से केवल 70 खर्च करेंगे सपोज, तो 270, फिर 60 खर्च कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? फिर 50 इंक्रीज करेंगे। मतलब ये एवरी टाइम 100 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज कम होता जा रहा है, फॉलिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ना था, तो हमें सेविंग्स निकालना पड़ेगा, और सेविंग्स हम जानते हैं इनकम माइनस कंजम्पशन होता है। तो इनकम माइनस कंजम्पशन -30, और यहाँ कितना आ जाएगा, -20, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, फिर 60, फिर यहाँ, हाँ यहाँ पे 70 होगा। ठीक है, अच्छा अब हम एपीएस निकाल सकते हैं। एपीएस एपीएस हम जानते हैं वो होता है सेविंग अपॉन इनकम। तो सेविंग -30 अपॉन इनकम 0, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, फिर -20 अपॉन 100 -0.2, फिर 0 अपॉन 200 मीन्स 0, फिर 30 अपॉन 300 0.1, और ये कितना आ जाएगा 70 अपॉन 400, फिर 120 अपॉन 500। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्या फीचर्स नजर आ रहे हैं आपको इसमें एपीसी में, क्या स्पेशल बात नजर आ रही है? देखो अगर इनकम 0 है तो एपीएस इन्फिनिटी होगा माइनस में, लेकिन और जैसे जैसे हमारी इनकम का लेवल बढ़ता जा रहा है एपीएस हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। आप सोच के देखो ना, इनकम ज्यादा होगी तो सेविंग्स भी तो ज्यादा ही करेंगे हम। मतलब एट लो इनकम लेवल सेविंग कम करते हैं हम, और एट हाई इनकम लेवल सेविंग ज्यादा करते हैं।
ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अभी हमारा रहता है लास्ट टॉपिक रहता है न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल ऑन इक्विलिब्रियम लेवल। साथ साथ नोट कर लो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जिसको कि वाई सिंबल से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन, जिसको कि हम सी सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड सेविंग, जिसको कि एस सिंबल से डिनोट किया जाता है। और ये न्यूमेरिकल एवरी ईयर आते हैं एग्जाम्स में। इसको करने से पहले छोटे छोटे पॉइंट्स हम रिकॉल कर लेते हैं। आपको ध्यान होगा, पहला पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, कंजम्पशन इक्वल टू होता है सी बार प्लस बी वाई। बी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है ना। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सब यूज होंगे इन न्यूमेरिकल्स में, तो थोड़ा सा हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं। और एक बात हमने पढ़ी थी, फॉर इक्विलिब्रियम लेवल एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है ना। और एक बात हमने और पढ़ी थी, इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस, यानी कि डिमांड कम है सप्लाई से, तो क्या होगा, इनकम कम होगी। भाई अगर डिमांड नहीं है मार्केट में, कम है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा और इनकम भी कम होगी। और एक बात हमने और पढ़ी थी, इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, फिर इनकम ज्यादा होगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन के ज्यादा होने से इनकम भी ज्यादा होगी। और एक चीज हमने और पढ़ी थी, सी बार यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस आई बार यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए सिंबल से। ठीक है, और कैपिटल ए की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ये हम पढ़ चुके हैं सारी बातें। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आपके नोट्स में से, स्टडी नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 69 है। वो कह रहे कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में जो गवर्नमेंट करती है ना, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी कंजम्पशन सी बार, ये दोनों मिला के, यानी कि ए बार दिया हुआ है हमें, ए बार है 50 करोड़ रुपीस, और एमपीएस वो बोल रहा है 0.2 है, और वो कह रहा है कि इनकम 4000 करोड़ रुपीस है। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो
एमपीएस कितना होगा, एमपीएस बोल दो या स्मॉल बी बोल दो, एक ही बात है। और दूसरा कह रहा है इज इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, और तीसरा कह रहा है इफ नॉट व्हाट चेंजेस विल टुक प्लेस इन इकोनॉमी। देखो एक क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हमें हमें पता है कि जो इनकम है, इनकम यानी कि वाई को हम, आपको याद होगा, एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, है ना। एग्रीगेट सप्लाई हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 4000 करोड़ रुपीस। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, एग्रीगेट सप्लाई तो 4000 है, अब एग्रीगेट डिमांड और निकाल लो। अगर एग्रीगेट डिमांड भी इतनी ही आ जाती है 4000 एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल, तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। अदरवाइज इक्वल नहीं आती तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो आइए करते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जानते हो ना। ओके, अच्छा कंजम्पशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो कंजम्पशन क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। तो सी की जगह मैंने लिख दिया सी बार प्लस बी वाई, ये तो मैंने लिख दिया सी की जगह। आई को मैंने ले लिया आई बार, यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद चलो मैं यहां पे लिख ही देता हूं, बिकॉज सी इक्वल सी बार प्लस बी वाई। अच्छा सी बार और आई बार, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बताओ। देखो यहां पे हमने पढ़ा था, कहाँ गया, सी बार प्लस आई बार क्या होता है, ए के ऊपर ही बार लगा दो, ए बार होता है ना। तो इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया ए बार प्लस बी वाई, बिकॉज सी बार प्लस आई बार इक्वल टू होता है ए बार, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मिला के बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, राइट। ये एज्यूम किया है हमने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लिए कुछ दिया नहीं हमें, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो हम एज्यूम यही करना है हमें, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। 12th लेवल पे यही करना है। ठीक है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को लेके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट बेटा। अच्छा ए बार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 50 करोड़ रुपीज है, तो ए बार की जगह मैंने लिख दिया 50 करोड़। बी, बी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा मैं कहाँ करूँ, अब यहाँ जगह कम हो रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ ना, यहाँ लिखता हूँ ऊपर। हमें पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है ना, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। अच्छा इसकी जगह मैं लिख दिया 1 माइनस एमपीएस, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो एमपीएस दिया हुआ है 0.2, तो एमपीएस की जगह मैंने लिख दिया 0.2, कितना आ गया 0.8, एक आंसर ये आ गया हमारा, ये मैंने कैलकुलेट भी करना था, एमपीएस 0.8 आ गया। अच्छा अब बी, बी यानी कि एमपीएस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 0.8 इंटू वाई, वाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 4000, ये मैंने लिया 4000, कितना हो गया फिर 50 प्लस 3200, यानी कि कितना हो गया रुपीज 3250। अब यहां पे देखो हेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कितना आया हमारा 3250, जो कि कम है, एग्रीगेट सप्लाई कितना दिया था हमें 4000, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। तो बताओ क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, हम कहेंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है।
ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर लिखता हूं इसको। हम लिख देंगे इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। अगर अब इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या चेंजेस आएंगे बताओ? इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या, डिमांड कम है ना, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? प्रोडक्शन कम करेंगे। ठीक है, चेंजेस क्या होगा? प्रोडक्शन कम किया जाएगा क्योंकि डिमांड कम है, और प्रोडक्शन कम करने का सीधा सा मतलब है कि कम वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, और अगर लोगों का एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो सीधी सी बात है, लोगों की यानी कि कंट्री की इनकम भी कम होगी। समझ रहे हो ना?